शहीद नाथूराम गोडसे। वंशक नमस्कार, मैं वंशक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। हमारा आज का विषय है शहीद नाथूराम गोडसे। मीन्स आज हम लोग विश्लेषण करेंगे नाथूराम गोडसे के जीवन के उन सारे पहलुओं पे जो एक नाथूराम गोडसे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हाँ, हम विश्लेषण को तो आगे बढ़ाएंगे, विश्लेषण तो करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब भी नाथूराम गोडसे का नाम आता है तो लोग इस इंसान को, इस नाम को एक तरीके से हत्यारे के तौर पे देखते हैं। अधिकांश लोग इस नाम को एक नकारात्मक तरीके से देखते हैं, लेकिन आतंक समाचार नाथूराम गोडसे को, नाथूराम विनायक गोडसे को एक देशभक्त मानता है और आतंक समाचार नाथूराम गोडसे को एक शहीद मानता है। बात आती है कि हाँ, नाथूराम गोडसे को शहीद क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर नाथूराम गोडसे को, अगर मेरा चैनल, मेरा न्यूज़ एजेंसी अगर नाथूराम गोडसे को एक शहीद मानता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब भारत के 99.99% लोग, या तो कहें तो लगभग लोग, जब नाथूराम गोडसे को एक हत्यारा मानते हैं तो हमारा चैनल इनको शहीद क्यों मानता है? क्योंकि हम उसी देश में रहते हैं जिस देश में तथाकथित कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जिसके कारण से नाथूराम गोडसे को एक हत्यारा कहा जाता है। तो ठीक है, अधिकांश लोगों का अपना विचार है, सब लोगों का अलग अलग विचार है, लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमें भी वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारे न्यूज़ चैनल को भी वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो हम भी नाथूराम गोडसे को अपने तरीके से एनालाइज करेंगे, आकलन करेंगे, और शायद अगर ये हमारा आकलन आप लोगों को अच्छा लगे, ये विश्लेषण आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप भी इस पर सोचने के विवश होंगे या फिर मजबूर होंगे कि हाँ, क्या हम नाथूराम गोडसे को अभी तक सही तरीके से समझ नहीं पाए थे? क्या हम नाथूराम गोडसे को उसी मोहनदास करमचंद गांधी के इर्द गिर्द जोड़ कर देखते थे, और क्या हम उतना भी देखते थे तो क्या सही तरीके से देखते थे? ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात होगी और इन सारी चीज़ों पे हम लोग अलग अलग तरीके से आकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाथूराम गोडसे के जीवन पे। नाथूराम गोडसे एक ऐसा शख्स जो 19 मई 1910 को महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र के नासिक में एक जन्म लिया था। मीन्स नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को नासिक, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में अभी है, उस समय तो भारत आज़ादी नहीं हुआ था, तो उस समय महाराष्ट्र राज्य भारत ही नहीं था, तो महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, अभी के महाराष्ट्र के नासिक में नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था, क्योंकि इनके पिता का नाम विनायक वामनराव गोडसे था। तो नाथूराम गोडसे का पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था, जिसे हम साधारणतः नाथूराम गोडसे भी कहते हैं। इनका जन्म एक हिंदू परिवार के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, अर्थात ये एक हिंदू ब्राह्मण थे। नाथूराम गोडसे एक हिंदू ब्राह्मण थे जिनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में सन 1910 के 19 मई को हुआ था। नाथूराम गोडसे शुरू से ही एक धर्म के प्रति इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। नाथूराम गोडसे शुरू से ही अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले गए थे। नाथूराम गोडसे, जिनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और जिनकी माता गृहिणी थी, माता लक्ष्मी गोडसे, और पिता विनायक वामनराव गोडसे थे, उनके घर में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। अब एक यहाँ पे कहानी है नाथूराम गोडसे के नाम से जुड़ा हुआ। बात आती है कि नाथूराम गोडसे का नाम नाथूराम गोडसे क्यों पड़ा? क्या ये जन्म का नाम था या फिर बाद में पड़ा? तो हाँ, यहाँ पे एक कहानी है कि नाथूराम गोडसे का जन्म का नाम रामचंद्र गोडसे था। नाथूराम गोडसे ने जब जन्म लिया था तो इनके माता पिता ने इनका नाम रामचंद्र गोडसे रखा था।
लेकिन चूँकि इनके परिवार में इनसे पहले 3 लड़कों का जन्म हुआ जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जन्म लेने के तुरंत बाद या कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जबकि एक लड़की हुई थी, इनकी एक बहन हुई थी जिनका जन्म हुआ था और जो जीवित थी, लेकिन बाकी तीनों भाई मारे गए थे। मीन्स आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। जन्म के थोड़े दिन बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जबकि एक बहन जीवित रह गई थी, इकलौती बहन जीवित रह गई थी। जिसके बाद इनके माता पिता ने, इनके परिवार वालों ने सोचा कि हमारे घर पे, हमारे परिवार पे पुत्र का श्राप है। शायद हमारे यहाँ पुत्र जन्म लेता है तो मर जाता है, तो शायद हमारे ऊपर एक श्राप है। तो इनकी बहन के बाद जब इनका जन्म हुआ तो इनको, इनके परिवार वालों ने रामचंद्र गोडसे की जगह पे नाथूराम गोडसे नाम रखा। नाथूराम इसलिए क्योंकि नाथू एक नाक की नथनी से जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनके परिवार वाले, चूँकि वो समझ रहे थे कि इनके 3 पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और एक इकलौती बेटी जीवित है, तो उन्होंने सोचा कि इसको भी हम लड़की के तौर पे पालन पोषण करते हैं, जिसके कारण से इनके नाक में नथनी पहना दी गई और नाक में नथनी और बाकी पूरा लड़कियों के वेशभूषा में इनका पालन किया गया। इसके कारण से, उस नथनी के कारण से इनका नाम नाथूराम हो गया और ये फिर रामचंद्र गोडसे की जगह पे नाथूराम गोडसे के नाम से प्रचलित हो गया। नाथूराम गोडसे के नाम से इनके परिवार वाले और इनके आसपास के लोग, इनके रिश्तेदार इनको जानने लगे। अर्थात नाथूराम गोडसे का असली नाम, वास्तविक नाम रामचंद्र गोडसे है, रामचंद्र विनायक गोडसे है, लेकिन इन्हें लड़कियों की वेशभूषा के कारण और नथनी के कारण इनको नाथूराम गोडसे नाम मिला। नाथूराम विनायक गोडसे नाम मिला। अब बात आते हैं, नाम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये नाथूराम गोडसे शुरू में कैसे थे, क्योंकि इन्हें तो लोग हत्यारा मानते हैं। लेकिन अगर हम नाथूराम गोडसे के प्रारंभिक जीवन पे जाएंगे तो नाथूराम गोडसे एक बहुत ज़्यादा मर्यादित और धार्मिक इंसान थे, जो चाहते थे कि समाज में खुशहाली रहे, समाज में सब लोग मिलकर रहें, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो किसी जात के हों, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी रंग के हों। इन्हें उन सारी चीज़ों के प्रति, किसी के प्रति द्वेष नहीं था। ये चाहते थे कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर आगे रहें और ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये शुरू के 5-6 साल के ही थे, तो ये ऐसे ऐसे श्लोक बोलते थे जो इन्होंने न कभी पढ़ा था न कभी सुना था। इनके परिवार वाले कहते हैं कि ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे सूत्र बोलते थे संस्कृत में और हिंदी में, जो इन्होंने न तो कभी पढ़ा था न तो कभी सुना था। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने परिवार वाले और अपने कुल देवता के बीच में एक माध्यम थे। ये कुल देवता और परिवार को जोड़ने वाले एक बहुत बड़े माध्यम थे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे श्लोक और इतना अच्छा धार्मिक ज्ञान था कि ये बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में वैसा करते थे जो इन्होंने आज तक कभी ना पढ़ा हो ना सुना हो। तो ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, शुरू से ही अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक। बात आती है कि ठीक है, ये इनका नामकरण भी ऐसे हुआ, ये इनकी धार्मिक जागृति भी इस तरीके की थी। ये शुरू से ही एक सहनशील इंसान थे, शुरू से ही बहुत साधारण और बहुत सही तरीके से अपना परवरिश होते हुए देखा और ये उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते गए। इन्होंने 10वीं की भी पढ़ाई की, लेकिन उसके आगे इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा नहीं किया, क्योंकि ये रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ तक कि
जिसकी इन्होंने हत्या की, मोहनदास करमचंद गांधी, जो तथाकथित महात्मा गांधी कहलाते हैं, इसे आतंक समाचार मोहनदास करमचंद गांधी ही कहता है, महात्मा गांधी नहीं कहता है। ये उन सबको भी फॉलो करते थे और ये इनके जीवन में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव था। इनको रामायण पूरे अच्छे तरीके से कंठस्थ था, महाभारत का ज्ञान था, इन्हें गीता, पुराण, स्वामी विवेकानंद के चरित्र और इन महात्मा गांधी तथाकथित महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उन सारे के जीवनी के प्रति और उन सारे लोगों के प्रति इनकी जागरूकता बहुत ज़्यादा थी और ये उन सभी लोगों को फॉलो करते थे। तो मीन्स क्या हुआ, नाथूराम गोडसे एक ऐसा इंसान थे, रामचंद्र गोडसे एक ऐसे इंसान थे जो शुरू से बहुत साधारण, बहुत मिलनसार, बहुत ज्ञानी, बहुत ऊर्जावान और बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अर्थात ये हुआ कि नाथूराम गोडसे एक बहुत साधारण और बहुत सही इंसान थे जो अपने आप को अपने जीवन में आगे बढ़ाते गए। ठीक है, यहाँ तक तो इनकी प्रारंभिक जीवन थी, इनकी घरेलू जीवन थी, इनकी शुरुआत की जीवन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नाथूराम गोडसे के आगे के जीवन को देखते हैं। जब ये 10वीं की पढ़ाई के बाद की पढ़ाई न करते हुए इन्होंने राजनीतिक तौर पे, देशभक्ति के तौर पे अपने आप को आगे बढ़ाया और ये चूँकि इनका जन्म 1910 में हुआ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसे हम कहते हैं वो 1925 में बना था। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। तो नाथूराम गोडसे 1925 और 1926 और 1927 के आसपास ये आरएसएस से जुड़े। ये अपने आप को राजनीतिक तौर पे सक्रिय करते गए और ये अपने आप को आरएसएस से जोड़ते गए और ये आरएसएस के एक स्वयंसेवक बने। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक से अपने राजनीतिक जीवन, अपने सोशल जीवन, अपने सांस्कृतिक जीवन को आगे बढ़ाया। अर्थात ये हुआ कि इन्होंने सबसे पहले अगर कहें तो सांस्कृतिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे अपने आप को सबसे आगे बढ़ाया तो वो संस्थान था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आरएसएस के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन ये 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़कर अखिल भारतीय हिंदू महासभा में चले गए। ये आरएसएस से हिंदू महासभा, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा कहलाता है, ये उसमें चले गए और इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया। एक का नाम अग्रणी है और दूसरे का नाम हिंदू राष्ट्र है। अर्थात ये हिंदू राष्ट्र नामक और अग्रणी नामक 2 समाचार पत्रों के संपादक ही रहे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, 1910 का जन्मा इंसान 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़कर अखिल भारतीय हिंदू महासभा में आता है। उसके बाद ये जब जैसे जैसे अपने आप को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को सोशल लाइफ में आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ाते हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। इनको सबसे पहले जो दिखा कि जो गलत हो रहा है वो था मोहम्मद अली जिन्ना का अलगाववाद नीति। इन्हें लगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भारत में अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इनके लिए एक तरीके से अलगाववादी नेता थे, क्योंकि इन्हें नाथूराम गोडसे को लगा कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत को 2 हिस्सों में या धार्मिक आधार पे अलग अलग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम को एक अलग तरीके से वैल्यू दी जाए, एक अलग तरीके से उनका देश का निर्माण हो। ये नाथूराम गोडसे को 1930, 1931, 1932 के आसपास लगा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक अलगाववादी नेता है, जिसका इन्होंने अपने तरीके से विरोध भी किया। और ये मोहम्मद अली जिन्ना के अलगाववादी विचारधारा का शुरू से ही विरोध करते रहे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी के विरोधी नहीं थे, ये मोहनदास करमचंद गांधी के भक्त थे। हमने पहले भी कहा, रामायण, गीता, पुराण, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद, इन सारे लोगों के साथ साथ
एक और नाम आता है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये उनके भी भक्त थे, ये उनको भी उतना ही मानते थे जितना ये रामायण, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। अर्थात ये हुआ, ये मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति भी उतनी ही भक्ति, उतनी श्रद्धा रखते थे। लेकिन हाँ, ये मोहम्मद अली जिन्ना के अलगाववादी विचारधारा का विरोध करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, इन्हें लगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के अलगाववाद विचारधारा को मोहनदास करमचंद गांधी सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो सही तरीके से उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सही तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं समझा रहे हैं, जिसके कारण से इन्हें अर्थात नाथूराम गोडसे को लगा कि शायद मोहनदास करमचंद गांधी उतने सही तरीके से ना करने के कारण इन्हें लगा कि शायद अब उतनी ज़्यादा भक्ति मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति सही नहीं है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मोहनदास करमचंद गांधी कहीं कहीं गलत हो रहे हैं। जो पहले इन्हें लगता था कि बिल्कुल सही है, कि उनके भक्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि नहीं, बाद में इन्हें लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो, मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम अलगाववाद को, उनके अलगाववाद की राजनीति को मोहनदास करमचंद गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं, या तो प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे। और इन्हें लगा कि मोहनदास करमचंद गांधी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण से ये खिन्न थे, जिसके कारण से ये खिन्न हुए मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति। तो ये तो बात थी कि हाँ, एक ऐसा इंसान जो जन्म लेता है, जिसकी परवरिश लिंग के विपरीत लड़कियों की वेशभूषा में होती है, जो आगे श्लोक और अलग अलग जरिए से आगे बढ़ता है, फिर वो रामायण, वेद, पुराण, इन सारे चीज़ों की बात करता है, पढ़ाई करता है, उसको कंठस्थ करता है, फिर वो राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है, सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश करता है, आरएसएस से जुड़ता है, हिंदू महासभा से जुड़ता है, फिर वो मोहम्मद अली जिन्ना को समझता है, फिर वो मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन को खुले आँख से देखता है, खुले आँख से समझता है। यहाँ तक तो बात आ गई नाथूराम गोडसे। अब इसके बाद क्या होता है कि नाथूराम गोडसे को लगता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है। मोहनदास करमचंद गांधी बहुत अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत किया है जो एक भारत के लिए और एक देश के लिए सही नहीं है, जो कि उस समय नाथूराम गोडसे को लगा। नाथूराम गोडसे को लगा कि मोहनदास करमचंद गांधी कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, और अलग अलग तरीके से अगर एनालिसिस किया जाए, अगर आकलन किया जाए, अगर विश्लेषण किया जाए, तो नाथूराम गोडसे को लगा कि मोहनदास करमचंद गांधी सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे उन्हें समझाया भी, क्योंकि उनकी डायरेक्ट पहुंच वहाँ तक नहीं थी। उस समय मोहनदास करमचंद गांधी बहुत बड़े नेता थे, जबकि ये अपने शुरुआती दौर में थे, तो ये तो प्रत्यक्ष तौर पे उन्हें नहीं समझा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं थी। लेकिन ये अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत तरीके से समझाना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे दिखी नहीं, और मोहनदास करमचंद गांधी अपने तरीके से आगे बढ़ते गए। यहाँ पे बात ये भी करनी है कि मोहनदास करमचंद गांधी इनके लिए यहाँ पे गलत थे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के बहुत सारी चीज़, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में की बात हो, चाहे वो वकालत की बात हो, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी बगावत की बात हो, इन सारी चीज़ों के कारण से मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति नाथूराम गोडसे बहुत सकारात्मक थे। उन्हें लगता था कि मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसे नेता हैं जो भारत को सही तरीके से दिशा निर्देशित कर सकते हैं, भारत को सही तरीके से आज़ाद कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर बहुत अच्छी सकारात्मक चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो तुष्टीकरण की चीज़ थी, यहाँ पे इन्हें लगा कि शायद ये गलत हैं और इनका इस मुद्दे पे विरोध होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति रवैया जो है वो नकारात्मक होता जा रहा था। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना एक तरफ से
दो राष्ट्र की थ्योरी पे चल रहे थे। वो चाह रहे थे कि हिंदुओं का अलग देश हो और मुस्लिमों का अलग देश हो, और वो अपने देश के प्रधानमंत्री या वजीर आजम बने। जबकि नाथूराम गोडसे जैसे देशभक्तों को लग रहा था कि नहीं, देश एक है और एक ही रहेगा, इसके प्रधानमंत्री जो भी बने, ये तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो भी नेता है, लेकिन हाँ, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ इनके सामने ही कुछ अलग तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। इन्हें लग रहा था कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं हो रहा है, हमारे देश में ये चीज़ सही नहीं हो रहा है। और मोहम्मद अली जिन्ना के अलगाववादी नीति को, मोहम्मद अली जिन्ना के विचारधारा को मोहनदास करमचंद गांधी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये उसका विरोध कर रहे थे। इनके साथ ही नारायण आप्टे और अलग अलग लोग इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अति तब हो गए, इन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जब पाकिस्तान को विभाजन के समय, अब बात तो वहाँ पे विभाजन कराने की थी, अब तो बात आ गई 1945, 1946, 1947 के आसपास कि अब तो विभाजन होगा। अब तो धर्म के नाम पे दो देश बनेंगे, एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान मुस्लिमों का बनेगा, भारत सभी धर्मों का बनेगा। तो यहाँ पे बात आई, तो यहाँ पे नाथूराम गोडसे बहुत ज़्यादा खिन्न थे, और इनकी खिन्नता और ज़्यादा बढ़ गई जब पाकिस्तान ने भारत को और मोहनदास करमचंद गांधी को कहा कि उन्हें 75 करोड़ की आर्थिक मदद की ज़रूरत है, 75 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की ज़रूरत है। और उस मदद को, उस प्रस्ताव को मोहनदास करमचंद गांधी ने हाँ कह दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के स्थापना के वक्त पाकिस्तान को शुरुआती दिक्कतों से उबारने के लिए, आर्थिक दिक्कतों से उबारने के लिए 75 करोड़ रुपया देगा। क्योंकि उस समय भारत के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े पूज्य नेता, आम जनमानस में सबसे बड़े पूज्य नेता मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना के और पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को मान लिया जिसमें कहा गया था कि हमें 75 करोड़ रुपया भारत से चाहिए। उस समय 75 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता था, आज के समय से अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा होता था। तो 75 करोड़ रुपये मांगने की बात थी, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने हाँ कह दी, और उसमें से 20 करोड़ रुपये दे भी दिए। 20 करोड़ रुपये दे दिए, 75 करोड़ देने थे, 55 करोड़ बच गए। लेकिन जब 20 करोड़ रुपये दे दिए तो नाथूराम गोडसे का पारा चढ़ता गया। वो सोच रहे थे कि ये चीज़ गलत होता जा रहा है और इसको अब रोकना होगा। जब 20 करोड़ रुपये दे दिए, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 55 करोड़ बचे थे, 20 करोड़ दे दिए 75 करोड़ में से। उसके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया। उसके बाद जो 55 करोड़ रुपये देने थे, उस समय भारत आज़ाद हो गया था, तभी वो पाकिस्तान बना। उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को 1947 में उस समय कहा कि अब बाकी के 55 करोड़ रुपये नहीं देने हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान पैसा लेकर हमारे ही देश पे हमला कर रहा है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी नहीं माने, अनशन पर बैठ गए और वो कहें कि हम तो उसको 55 करोड़ रुपया देकर ही मानेंगे। और जिसके कारण से, उस अनशन के कारण से, उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को झुकना पड़ा, और उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के उस प्रस्ताव को मान लिया और पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ रुपये भी देने में सहमति जता दी। मीन्स अर्थात ये हुआ कि अब 75 करोड़ की बात पूरी हो गई, जिसके कारण से नाथूराम गोडसे को लगा कि नहीं, अब कुछ बड़ा करना होगा। अब मोहनदास करमचंद गांधी, अब जो गांधी हैं वो सही तरीके से अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे, अब तो अति ही हो गए। उस समय तो अलगाववाद की बात थी, फिर विभाजन भी हो गया, विभाजन के बाद 20 करोड़ रुपये भी दे दिए, उसके बाद हमला भी हो गया, उसके बाद ये 55 करोड़ रुपये को देने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। और उस समय प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गांधी को लगता है
गांधी जी को लगता है कि नहीं, उन्हें देना चाहिए। तो इस समय नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और उनके अलग अलग साथियों को लगा कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ को अब रोकना होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि अब बाकी कुछ नहीं, अब हमें इस इंसान को, इस शख्स को, इस आदमी को मार देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मरेगा तो ये भारत का और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर देगा, भारत को और ज़्यादा आर्थिक तौर पे और धार्मिक तौर पे और अलग अलग तौर पे अपने अनशन कर के ये खराब करता चला जाएगा, ये कमज़ोर करता चला जाएगा। तो इसके कारण नाथूराम गोडसे और उनके दल, जिसमें नारायण आप्टे, मदन लाल पहवा, ये सब लोग थे, इन सब लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी को मारने का प्लान बनाया। और मोहनदास करमचंद गांधी को इन्होंने सबसे पहले नई दिल्ली के बिरला हाउस में 20 जनवरी 1948 को मारने की साजिश रची और ये चाहते थे कि 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस पहुंचकर, नई दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचकर मदन लाल पहवा के नेतृत्व में उन्हें मार दिया जाए। और इन्होंने बम भी फेंका, मदन लाल पहवा ने बम भी फेंका बिरला हाउस में, लेकिन अफरा तफरी के कारण से उस समय गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी बच गए और वो उन्हें बचा लिया गया और वो उस भीड़ से, अफरा तफरी के कारण बचकर निकल गए। ठीक जब इनका प्रथम प्रयास असफल हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी को मारने का प्रथम प्रयास असफल हो गया, तो ये फिर एक और प्लान बनाया, फिर एक और प्रयास किया इन्होंने और सोचा कि चलो पहला प्रयास सफल नहीं हुआ तो हमें अब अगला प्रयास करना चाहिए। तो 20 जनवरी 1948 के बाद ये अगला प्लान 10 दिन बाद यानी 30 जनवरी 1948 को इन्होंने बनाया। और 30 जनवरी 1948 को फिर से दिल्ली के बिरला भवन में, जहाँ प्रार्थना सभा में मोहनदास करमचंद गांधी आया करते थे, वहाँ पर ये मोहनदास करमचंद गांधी के आने से 40 मिनट पहले नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और इनके कुछ सहकर्मी वहाँ पहुँचे और जैसे ही वहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी पहुँचे, इन्होंने 3 गोलियाँ मारी और गांधी वध कर दिया, गांधी का अंत कर दिया। इस तरीके से महात्मा गांधी, जो तथाकथित महात्मा गांधी है, जिसे आतंक समाचार मोहनदास करमचंद गांधी मानता है, उसका नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और इनके अलग अलग सहकर्मियों ने मिलकर वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी, उनका अंत कर दिया। और वहाँ से नाथूराम गोडसे ने भागने का भी प्रयास नहीं किया और वहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि हमें अगर इस इंसान को मार देंगे तो हमारा देश बच जाएगा, हम रहें या न रहें हमारा देश रहना चाहिए। आज हम लोग कुछ गाना गाते हैं, कुछ ट्रेंड कर जाता है कि हम रहें या न रहें हमारा देश रहना चाहिए। नाथूराम गोडसे ने उस समय भी इसी चीज़ का पालन किया था और इन्होंने कहा था कि आत्मसमर्पण करके दिखा दिया था कि इन्हें अपने जीवन से ज़्यादा इनको अपने देश की चिंता है। तो जिसके कारण से इन्होंने एक 70 वर्ष के, लगभग 70 वर्ष के आयु के इंसान को मारा और अपने 40 वर्ष से भी कम की आयु में ही अपने आप को शहीद करा लिया। भले ही इन्हें लोग प्यारा मानते हों, लेकिन इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद हमें नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों का मन बदलेगा नहीं। जिसका नहीं बदलना है वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर ज्ञान और जानकारी सही तरीके से हो तो हम किसी भी चीज़ का सही तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी अगर हमें सही तरीके से बताई जाती तो आज हम नाथूराम गोडसे के प्रति, जो भारत का, बाकी देश का तो छोड़ दें, हमारे अपने देश का, भारत का, नाथूराम गोडसे के देश के ही लोगों का विचारधारा कुछ नकारात्मक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। अगर आज कोई नाथूराम गोडसे कह देता है तो लोग उसे हत्यारा और आतंकवादी जोड़ देते हैं कि ये हत्यारा था, ये आतंकवादी था। नाथूराम गोडसे हमारे देश का पहला
स्वतंत्र भारत का पहला सबसे बड़ा आतंकवादी था। बहुत सारे लोग कहते हैं हत्यारा था, लेकिन आतंक समाचार कहता है कि नाथूराम गोडसे हमारे देश के, हमारे आज़ाद देश के, हमारे स्वतंत्र देश के 1947 के बाद वाले भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को और टुकड़ा होने से बचा लिया, जिन्होंने भारत के टुकड़े करने वाले इंसान को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, तुष्टीकरण करने वाले इंसान को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो बात ये होती है कि नाथूराम गोडसे को इसके लिए नमन करना चाहिए, नाथूराम गोडसे को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि नाथूराम गोडसे ने एक इतना बड़ा पुण्य किया जो बहुत सारे लोग पहले कर देते तो भारत का बंटवारा नहीं होता, भारत में तुष्टीकरण नहीं होती। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा कि हमें क्या करना है, हमारी ज़िंदगी चलनी चाहिए, देश चले या ना चले, कुछ हो या ना हो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें गलती दिखी, लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया। लेकिन जिसने कदम उठाया आज की स्थिति में वो हत्यारा कहलाता है, वो शहीद नहीं कहलाता। तो ये हमें और हमारे देश को, हमारे समाज को सोचना चाहिए कि एक वैसा इंसान जो अपने 40 वर्ष के आयु तक भी नहीं पहुंचा, वो अपने देश के लिए शहीद हो गया। वो भी चाहता तो वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी बैंक में जाके काम कर सकता था, अपने परिवार को अच्छे तरीके से शादी करके अपने परिवार को पाल सकता था, बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन वो नहीं किए। बहुत सारे लोग किए, उनका वंश आगे बढ़ता गया, उनके 4 मंजिले 10 मंजिले कार घर सब कुछ खरीदे, उनके घर में लोग IAS ऑफिसर बनते चले गए। लेकिन एक वैसा इंसान जो इन सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर सबसे पहले राष्ट्र हित को देखा, वो आज कम से कम हत्यारा तो न कहलाए, कम से कम आज एक आतंकवादी तो न कहलाए। हमारे देशों जो विरोधी हैं वो तो उसका विरोध करेंगे ही, लेकिन हमारे देश के देशभक्त लोगों को, जानकार लोगों को इसका सही तरीके से विश्लेषण करके समझना चाहिए कि नाथूराम गोडसे एक वैसा देशभक्त था जो उस समय अगर वैसे और देशभक्त हो जाते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। और अगर नाथूराम गोडसे ने वो कदम उठाया है तो नाथूराम गोडसे भी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जो काकोरी वाले कांड के लिए फेमस हुए, खुदीराम बोस या फिर जितने भी लोग थे, चंद्रशेखर तिवारी जिसे हम चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं, सुखदेव, इन सारे राजगुरु, इन सारे लोगों के समकक्ष ही नाथूराम गोडसे थे। नाथूराम वो लोग भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, ये भारत की आज़ादी के बाद भारत में बैठे और भारत के लिए एक तरीके से कहें तो गद्दारों के खिलाफ लड़े। तो उन्होंने हमें तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी दिलाने में मदद की, तो वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर तिवारी जिसे हम असली नाम है जिसे हम चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, ये सब लोग भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में मदद की। जबकि नाथूराम गोडसे भारत को उस गलत मानसिकता, उस तुष्टीकरण की मानसिकता से आज़ादी दिलाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी सब बराबर होते हैं, सब क्रांतिकारी बराबर होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि सारे अभी तक के शहीद जितने भी हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, उन सब की तुलना में मुझे मेरे समाचार चैनल को लगता है कि नाथूराम गोडसे 1 नंबर पे आते हैं, क्योंकि इन्होंने वो काम किया, इन्होंने वैसी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिस मानसिकता को भारत और भारत के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, या फिर जिसका विरोध करने वाले लोगों को लोग कुछ समझते ही नहीं थे। वहाँ पे इन्होंने वैसी मानसिकता का वध किया, वैसे इंसान का वध किया जो उस मानसिकता को बढ़ावा दे रहा था। तो मुझे लगता है, मेरे समाचार चैनल को लगता है कि नाथूराम गोडसे को वो इज्जत, वो सम्मान मिलना चाहिए जो उन्हें अब तक नहीं मिला। वो शहीद थे, शहीद हैं और शहीद ही रहेंगे। उन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए, उन्हें बहुत सारा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन क्या, कुछ नहीं। आज के डेट में, आज की तिथि में अगर हम नाथूराम गोडसे का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाथूराम गोडसे का नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि वो तो हत्यारा है, वो तो कातिल है, उसने तो भारत के महात्मा को मार दिया। महात्मा हम कैसे करें?
महात्मा तो कहीं पे आधिकारिक तौर पे मोहनदास करमचंद गांधी का नहीं लिखा हुआ है ना। अगर महात्मा हम उनको मानते हैं, अगर लोग कहते हैं कि नहीं वो तो महात्मा हैं, वो तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, उसकी बुराई नहीं करते। मोहनदास करमचंद गांधी की भी अपनी अच्छाई थी, उनकी कुछ बुराई थी जिसके कारण से उन्हें मरना पड़ा। उनको नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और कुछ और लोगों ने मिलकर मारा। हम इसका विरोध नहीं करते कि वो महात्मा नहीं थे, आप महात्मा कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें महात्मा कहते हैं तो मेरे लिए अगर कंडीशनल बात आती है कि अगर नाथूराम गोडसे अगर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा थे तो नाथूराम गोडसे परमात्मा है। अगर वो महात्मा थे तो ये परमात्मा है। अगर आप उनको महात्मा मानते हैं तो इन्हें परमात्मा मानिए, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छाई बहुत की होगी, लेकिन गलती भी की। इन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने परिवार से पहले अपने धर्म, अपने देश को वैल्यू दी, अपने देश को इज्जत दी। और एक देशभक्त इंसान कभी भी गद्दार और कभी भी आतंकवादी नहीं होता। तो बात यही आती है कि हमें नाथूराम गोडसे को सही तरीके से समझना चाहिए। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे हम दो पहलू पे और बात करेंगे। एक पहलू है राजनीतिक पहलू, ठीक है। राजनीतिक पहलू में हम किसी भी दल का नाम ले लें, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, उसके बाद बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें आम आदमी पार्टी आता है, राष्ट्रीय जनता दल आता है, लोक जनशक्ति पार्टी आती है, तृणमूल कांग्रेस आती है, समाजवादी पार्टी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी आती है, AIADMK आती है, DMK आती है, बहुत सारी पार्टियां आती है, बहुत सारे राजनीतिक दल आते हैं। लेकिन हाँ, आज की तारीख में शुरू से आज तक 1947 के भारत से लेकर 2020 के भारत तक किसी राजनीतिक दल ने खुलकर नाथूराम गोडसे का समर्थन नहीं किया। एक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये कुछ दो पार्टियां हैं जो समर्थन तो करती है, वो बैकडोर पे भले ही समर्थन करे, लेकिन वो खुलकर समर्थन नहीं करती है। कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो शिवसेना के, और जो भी हिंदूवादी पार्टी है, जो भी हिंदूवादी पार्टी के तौर पे जानी जाती है, वो लोग इसका समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो भी पब्लिक स्पेस में आकर लोगों के बीच इसको बोल नहीं पाते हैं, लोगों के सामने इसको नहीं बोल पाते हैं। वो भी यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, यहाँ तक कि अगर कोई नेता, किसी पार्टी की नेता, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जब वो कहती है कि नाथूराम गोडसे हमारे हीरो हैं, हमारे लिए देशभक्त हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने गलत बयान दिया है। गलत बयान दिया है, ये कैसे गलत बयान दिया है? बात यही आती है कि आपका पार्टी, आपका दल मानता है, आप भी मन से मानते हो, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से सबों के सामने अगर नहीं बोलते हैं तो लोग भी उस चीज़ को सही तरीके से नहीं समझेंगे। अब भारत के इतने राष्ट्रपति के बाद आप दूसरे सबसे बड़े इंसान हो जिसको भारत में आधिकारिक तौर पे वैल्यू दी जाती है, लेकिन अगर आप भी अगर खुले तौर पे अगर इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि अभी से पहले जितनी भी पार्टियां थी वो अलग अलग धार्मिक तरीके से अलग अलग धर्म को खुश करने के लिए, धार्मिक तुष्टिकरण करने के कारण इस चीज़ को, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे वो अलग अलग पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो जो भी पार्टियां हैं, ये लोग नहीं समर्थन करती है, तो ये तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश पहले आता है, तो हमें नाथूराम गोडसे को इज्जत देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अगर आपकी पार्टी, आपके दल के अगर कोई लोग देते हैं तो आपको भी उसका समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। हमें खुलकर आज की तारीख में ये कहना होगा कि नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। इसके साथ साथ बात आती है मीडिया की। मीडिया में भी आज की तारीख में कुछ चैनल हैं, शायद ही 1 या 2 चैनल होंगे जो इसका समर्थन थोड़ा बहुत कर लेते हैं हमारे चैनल के अलावा, लेकिन बाकी कोई भी मीडिया संस्थान ऐसा नहीं है जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानता हो। बहुत सारे मीडिया संस्थान खुल कर कहते हैं
ये आतंकवादी था, ये क्रांतिकारी नहीं था, ये गद्दार था, ये महात्मा की हत्या कर गया। और बहुत सारे मीडिया संस्थान चाह कर भी उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन हमारा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उनका पब्लिक में स्पेस कम हो जाएगा, उन्हें लोग गलत तरीके से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत में वैसा जनाधार नहीं है जो इसको समर्थन करे। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि एक बार वो इस चीज़ में आए तो अपने आप समर्थन हो या ना हो, क्योंकि समर्थन हो या ना हो हमें सच के साथ चलना चाहिए। लोग उसको लाइक करें, समर्थन दें न दें, लेकिन ये तो बात नहीं है कि हम उस समर्थन के कारण से इस चीज़ को, इस सत्य को ही हम छिपा लें या इस सत्य को ही असत्य कर दें। तो हमारा समाचार चैनल हर तरीके से शुरू से ही और इसी विचारधारा पे चला है कि हाँ, नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे, और इन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए, इन्हें भारत सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए। अब मीडिया की बात हो गई, राजनीति की बात हो गई, एक पहलू और है जो नाथूराम गोडसे से जुड़ा हुआ है। नाथूराम गोडसे का एक हैदराबाद का कहानी आता है, आज़ादी से पहले का। इसका हमने उस समय जिक्र नहीं किया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इसे लास्ट में इसका जिक्र किया जाए। बात आती है हैदराबाद की, उस समय की, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय के हैदराबाद। उस समय भारत के हैदराबाद में निज़ाम का शासन हुआ करता था, और निज़ाम के शासन में भारत में ही ताजिया लगाया जाता था। ताजिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ताजिया का मतलब क्या होता है। ताजिया का मतलब ये होता है, ताजिया लगाया जाता था, ताजिया नहीं, जाजिया, हमने शायद गलत बोल दिया, ताजिया लेकिन जाजिया कर लगाया जाता था। उस समय भारत के हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा हैदराबाद में रहने वाले लोगों पर जाजिया कर लगाया जाता था, जाजिया टैक्स लगाया जाता था। जाजिया का मतलब क्या होता है? जाजिया का मतलब ये होता है कि वैसे लोग, अगर हैदराबाद मुस्लिम जगह है तो अगर वहाँ पे गैर मुस्लिम रहते हैं, चाहे वो हिंदू रहें, चाहे वो ईसाई रहें, चाहे वो कोई भी रहें, तो उन्हें या तो इस्लाम कबूल करना होगा या तो वो इस्लामिक बन जाएं, और अगर नहीं बनते हैं और अगर वो अपने धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें अपने धर्म के पालन करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। या तो आप धर्मांतरण करा लो, और नहीं तो अगर आप गैर मुस्लिम हो और अगर आप अपने धर्म को ही फॉलो करना चाहते हो, अपने धर्म की ही पूजा करना चाहते हो, तो आपको कर देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसे जाजिया कर कहते हैं, इसे जाजिया कर कहा जाता है। तो नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा की ओर से नेतृत्व करते हुए इस जाजिया कर के विरोध में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ 1940 में हैदराबाद गए और उन्होंने उनका विरोध किया, जिसके कारण से वहाँ के निजाम ने इन्हें और इनके समर्थकों को बंदी बना लिया। लेकिन ये अपने कदम से पीछे नहीं गए, इनके दल के लोग अपने दंड को स्वीकार किए, लेकिन अपने कदम से पीछे नहीं गए, जिसके कारण से बाद में हैदराबाद के निज़ाम को अपना जाजिया कर का निर्णय वापस लेना पड़ा और वो अपने जाजिया कर को वापस लिया। मीन्स नाथूराम गोडसे का 1944 के हैदराबाद से जुड़ा हुआ एक और कहानी ये है कि इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ, जाजिया कर के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, और उस आंदोलन का इन्होंने सकारात्मक निष्कर्ष निकाला, और जिसके बाद जाजिया कर खत्म हो गया। तो नाथूराम गोडसे के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझ लिया। इन्हें हमें वो सम्मान देना चाहिए जो अभी तक हम इन्हें और इनके समर्थकों को और नारायण आप्टे को और अलग अलग लोगों को नहीं दिए। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने इस देशभक्त को उस तरीके से गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें पहले इनकी जानकारी लेनी चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि आखिर इनका विचारधारा क्या था, इनका सोच क्या था, ये चाहते क्या थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर हम इन सारी चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे तो समझेंगे
और अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन हाँ, हमें समझने भी नहीं दिया गया, क्योंकि इनके बारे में जितने भी पुस्तकें आई, मैंने गांधी को क्यों मारा या अलग अलग नाम की जो पुस्तकें आई, इसे उस समय की कांग्रेस सरकार ने, आज़ादी के समय कांग्रेस सरकार ने, अभी तक, और वामपंथी जिन्होंने किताबों को लिखा, उन सारे लोगों ने नाथूराम गोडसे को हत्यारा ही बताया। इन्हें सही तरीके से इनके जीवन को लोगों के सामने पेश ही नहीं किया। इन्हें बस महात्मा 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 गांधी का हत्यारा बताया। और वहाँ उस समय की जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी और अभी की भी कांग्रेस सरकार है, उसने नाथूराम गोडसे को वो जगह ही नहीं दिया। उन्होंने वो इनका समर्थन ही नहीं किया कि ये आगे बढ़ें, इनका नाम आगे बढ़े, इनको लोग सकारात्मक तरीके से जाने, क्योंकि उस समय इन्हें अपने इस्लामिक वोट बैंक और बहुत सारी चीज़ों की भी चिंता थी, जिसके कारण से ये चीज़ नहीं हुआ। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद 1% या 2% लोगों को पता होगा, ज़्यादा भी पता हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को पता होगा। जब नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी को मारा था, और जब उस मारने के बाद इन पर मुकदमा चला, मुकदमा कहाँ चला, तो पंजाब उच्च न्यायालय में चला। उस समय के पंजाब उच्च न्यायालय में चला, और पंजाब उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा सुनाई, और 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, उस समय के अम्बाला जेल में। उस समय अम्बाला जो था वो पंजाब प्रोविंस राज्य का ही हिस्सा था। आज की तारीख में जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों अलग हो गए पंजाब प्रोविंस से, तो आज की तारीख में, आज की तिथि में अम्बाला जो है वो हरियाणा का एक स्थान बन चुका है। लेकिन उस समय जो अम्बाला था वो पंजाब प्रोविंस राज्य के अंतर्गत आता था। और पंजाब उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 1949 को ये सज़ा सुनाई कि इन्हें फांसी होगी, और 15 नवंबर 1949 को ये सज़ा दे दी गई। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगा, वो ये था कि जब इन्हें सज़ा सुनाई जा रही थी, तो उस समय मोहनदास करमचंद गांधी, वही मोहनदास करमचंद गांधी जिसे नाथूराम गोडसे ने मारा था, नारायण आप्टे ने मारा था, इनके सहकर्मियों ने मिलकर मारा था, इनके साथियों ने मिलकर मारा था, उसी मोहनदास करमचंद गांधी के बेटे मनीलाल गांधी और रामदास गांधी ने कहा था कि आप, न्यायालय को इन्होंने कहा था, उस समय की सरकार को इन्होंने कहा था, उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री को कहा था, उस समय के महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा था, उस समय के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने कहा था। कौन कहा था? मनीलाल गांधी और रामदास गांधी, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के पुत्र थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने दलीलें पेश की थी कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या जिसने की है, नाथूराम गोडसे और उनके दल ने की है, इन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाए, इन्हें मौत के दंड से रोक लिया जाए, इन्हें उतनी सज़ा न दी जाए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर सज़ा दी जाए तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए, इन्हें मौत की सज़ा न दी जाए, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो इन्हें और भी कम सज़ा दी जाए। तो ये लोग, जो मनीलाल गांधी थे और जो रामदास गांधी थे, वो भी चाहते थे कि इन्हें वो सज़ा, इन्हें मौत की सज़ा न मिले, क्योंकि इन्हें भी लगता था कि शायद नाथूराम विनायक गोडसे गलत नहीं है, इन्होंने जो किया वो अपने लिए नहीं किया, अपने देश के लिए किया। तो उस समय उनके पुत्र मोहनदास करमचंद गांधी के पुत्र मनीलाल गांधी और रामदास गांधी ने भी विनिमय की दलील पेश करके कहा कि नहीं, इनकी सज़ा को कम कर देना चाहिए, मौत की सज़ा तो होनी नहीं चाहिए, जो भी सज़ा है उसे कम कर देनी चाहिए। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस दलील को ठुकरा दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारे राजनीतिक जीवन पर संकट आ जाएगा। तो इन्होंने इस दलील को, उनके पुत्र के दलील को ही ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, फांसी तो होगी, और उन्होंने फांसी दिया। अर्थात उनके परिवार वाले, उनके बेटे चाहते थे कि इनकी सज़ा ज़्यादा न हो, कम से कम सज़ा हो नाथूराम गोडसे की, उनके दल की, उनके साथियों की। लेकिन
उस समय के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और महाराज्यपाल ने इनकी दलील ठुकरा कर कहा कि नहीं, इन्हें तो मौत की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सख्त से सख्त सज़ा है वो तो होकर ही रहेगी। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिवार के लोगों ने, मोहनदास करमचंद गांधी के परिवार के लोगों ने नाथूराम गोडसे का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था और वो नहीं चाहते थे कि इन्हें ज़्यादा सज़ा दी जाए, लेकिन फिर भी इन्हें 15 नवंबर 1949 को अम्बाला की जेल में नारायण आप्टे जो सह अभियुक्त थे उनके साथ इन्हें फांसी दे दिया गया। तो ये तो बातें हो गई नाथूराम गोडसे के बारे में। तो अब क्या, अब हमें निष्कर्ष पे चलना होगा और अब हमें अपने विश्लेषण को अंतिम ओर ले जाना होगा और हमें अब कुछ चीज़ को वाइंड अप करते हुए समझ लेना होगा कि हाँ, नाथूराम गोडसे जो थे वो एक देशभक्त थे। वो चाहते तो अपने जीवन को भी एक बैंक में काम करके और अलग अलग लोगों के साथ तुष्टीकरण करके, आगे पीछे करके, या फिर एक छात्र नेता बन के, या फिर एक कुछ करके किसी के साथ मिलकर वो अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने वो काम किया जो उन्हें लगा कि ये सही है। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हमें अपने कर्मों पे जीना चाहिए, हमें अपने सालों पर नहीं जीना चाहिए। तो इन्होंने अपने देश को नेशन फर्स्ट के आधार पे आगे बढ़ाया। इन्होंने अपने देश को सर्वप्रथम रखा, अपने परिवार खुद से पहले अपने देश को सर्वप्रथम रखा। तो हमें ये चीज़ सोचना होगा, हमें ये चीज़ समझना होगा कि आज हम लोग या तो ज्ञान की कमी के कारण, या तो विश्लेषण की कमी के कारण, या तो सही तरीके से किसी चीज़ को न समझने के कारण, या फिर समझ कर भी अनजान बनने के कारण और दूसरे लोगों के सामने उस चीज़ को न समझाने के कारण खुद को भी अंधेरे में डालते हैं और सामने वाले लोगों को भी सही तरीके से उनका एनालिसिस, उनको समझने के योग्य नहीं बनाते हैं। हमें ये चीज़ देखना होगा। हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में हम उसे गलत मानते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही भी हो सकती है। जिसमें से एक बहुत अच्छा केस, एक बेहतरीन केस जो अभी हमने डिस्कस किया नाथूराम गोडसे का। तो नाथूराम गोडसे शहीद थे, शहीद हैं और शहीद रहेंगे। और आतंक समाचार खुलकर इनका समर्थन करता है, आतंक समाचार इनको नमन करता है। और यहाँ पे जाते जाते हम एक विचारधारा को दूसरे विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं। बात आती है गांधीवाद। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें गांधीवादी बनना चाहिए। गांधीवादी का मतलब है अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हमें दूसरे गाल को आगे कर देना चाहिए। अगर कोई आपको गाली दे तो कहना चाहिए कि या तो कान बंद कर लेना चाहिए, तो कहना चाहिए कि और गाली दो। मीन्स सहनशीलता होनी चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये पद्धति सही है। सहनशीलता बिल्कुल होनी चाहिए, गांधीवाद बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन गांधीवाद एक सीमा तक ही होनी चाहिए। अगर गांधीवाद एकदम चलता चला जाए, कोई अगर आपको मारता चला जाए, कोई अगर आपको गाली देता चला जाए और आप कहें कि नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो सहनशील हैं, हम तो सहिष्णु हैं, हम तो इसका विरोध नहीं करेंगे, हम तो इसका जवाब नहीं देंगे, तो ये चीज़ गलत है। और नाथूराम गोडसे ने वही किया। नाथूराम गोडसे को गांधीवाद से समस्या नहीं थी और भारत के किसी लोग को गांधीवाद से समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, गांधीवाद की एक सीमा है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर गांधीवाद की सीमा क्रॉस होती है तो वहाँ पे गोडसेवाद होना चाहिए। गोडसेवाद कुछ नहीं है, गांधीवाद प्लस उसका प्रहार है, उसका जवाब है। तो गोडसेवाद तो गांधी की सहनशीलता के आगे का कदम है कि अगर आपकी सहनशीलता, अगर आपकी कमजोरी बन जाए, अगर आपका तुष्टीकरण बन जाए, तो हमें उसको सही करना होगा, हमें उस पर प्रहार करना होगा, हमें उस पर आक्रमण करना होगा और हमें उसको सही करना होगा। क्योंकि अगर हम धर्म के आधार पर भगवान का भी नाम लेते हैं तो सबसे पहले अगर राम की बात करते हैं तो रामायण में और राम ने भी कहा था कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। अगर आपको प्रीत करनी है, अगर आपको लोगों को खुश करना है और अगर आपको लोगों के साथ रहना है तो आपको भय का भी साथ लेना पड़ेगा। एक और कथन है, हमें
एक हाथ में शस्त्र तो दूसरे हाथ में शास्त्र भी रखना चाहिए। अर्थात अगर हमारे एक हाथ में शास्त्र है, अगर एक हाथ में पढ़ने की चीज़ें हैं, तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए, जिससे हम अपने विरोधियों पर प्रहार करें। नहीं तो विरोधी पे आप कहेंगे कि नहीं ये तो ठीक है, जो कर रहा है वो कर रहा है, आक्रमण करते करते आपको खत्म कर देगा और आप कहते रहेंगे कि हम तो सहिष्णु हैं। तो हमारे धर्म में भी कहा गया है कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए तो दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए, एक में माला होना चाहिए तो दूसरे में भाला होना चाहिए, क्योंकि भय से ही प्रीत आती है। मीन्स हमने रामायण की, राम की बात की, कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण ने भी अगर एक तरफ गीता का उपदेश दिया था, दूसरी तरफ अलग अलग बातें कही थी, तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी रखा था। और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर लद्दाख में, लेह में जाकर कहा भी है कि हमारा देश भगवान कृष्ण का है, जो एक हाथ में अगर शांति की बात करता है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी रखता है, अगर ज़रूरत पड़े तो गला काटना भी पड़ता है। तो क्या है ये सब कुछ, क्या है ये सब कुछ, अगर हम सही तरीके से एनालिसिस करें तो ये सब कुछ हमारा गॉडसेवाद है। गॉडसे भी उन्हीं सारे चीज़ों पर चले। गॉडसे ने तुष्टिकरण नहीं किया, गॉडसे ने थप्पड़ का जवाब पहले सह कर दिया, उसके बाद अगर देखा कि नहीं ये थप्पड़ जो है अगर हमारे लिए कमजोरी है तो उसका इन्होंने आक्रमण करके दिया, इन्होंने प्रहार करके दिया, इन्होंने उस पर सही तरीके से हथौड़ा चलाया और फिर ये चीज़ है। तो आज की तारीख में अगर हर इंसान खुद ही एनालिसिस करे, खुद ही आकलन करे और कहे कि नहीं, अगर कोई उसे मारता है तो वो मार खाता रहे, तो वो खुद नहीं करेगा। वो खुद कहे कि नहीं, अगर कोई हमें एक थप्पड़ मारता है तो हम तो उसी समय उसका प्रहार करेंगे। लेकिन गॉडसे ने तो वो भी नहीं किया। गॉडसे ने कहा कि नहीं, पहले हम सहनशील बने, कुछ समय तक बने, लेकिन अगर नहीं होता है तो प्रहार करें। तो आज की तारीख में प्रासंगिक गॉडसेवाद है, जो कि गांधीवाद प्लस प्रहार है, जो कि भाला और माला, भय और प्रीत, सुदर्शन चक्र और शांति, इन सब का पर्यायवाची है। तो आज की तारीख में अगर हम सही तरीके से आकलन करें तो गॉडसेवाद जो है वो ज़्यादा प्रासंगिक है, न कि गांधीवाद। गांधीवाद आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं है। और गॉडसेवाद क्या है? गॉडसेवाद गांधीवाद मीन्स सहिष्णुता प्लस है, सहिष्णुता प्लस प्रहार है। सहिष्णुता एक सीमा तक, उसके बाद प्रहार करो तो फिर अपने आप सहिष्णुता आ जाएगी। क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होगे, आपको लोग सही तरीके से आप पर प्रहार ही करेगा। तो आपको प्रहार का जवाब प्रहार से देना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, तभी जाकर आप उस चीज़ को वापस सही तरीके से कर सकते हो। तो आज की तारीख में गॉडसेवाद जो है वो ज़्यादा प्रासंगिक है। अब हम अपने विश्लेषण को ख़त्म करते हुए एक चीज़ कहना चाहते हैं कि न तो मैं मोहनदास करमचंद गांधी को पूरा गलत कह रहा हूँ, न तो मैं मोहनदास करमचंद गांधी को पूरा सही कह रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत अच्छे काम किए। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर गोरे काले के प्रति और बहुत सारी चीज़ें और भारतीयों के प्रति जो भी द्वेष था उन सारी चीज़ों के खिलाफ, और भी बहुत सारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें की, बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाया, असहयोग आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें की। वो बहुत अच्छी बातें थी जिसका हर देशवासी तारीफ करता है। स्वच्छता के प्रति जो आज के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत होनी चाहिए, हर जगह स्वच्छता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है जिसके कारण से हम मोहनदास करमचंद गांधी का पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनमें एक दो गलतियां ऐसी थी जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। क्षमा करते तो और 3-4 गलतियां और हो जाती। तो शायद अगर मोहनदास करमचंद गांधी को आज़ादी से कुछ वर्ष पहले मार दिया जाता, कुछ वर्ष पहले अगर नाथूराम गोडसे जैसे लोग अगर उनका वध कर देते तो शायद भारत का आज बंटवारा भी नहीं होता। ये हमें सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता है किसी को मारना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मारना चाहिए। आज हम आतंकवादियों को मारते हैं, आज हम गलत लोगों को मारते हैं और जश्न मनाते हैं। इनकाउंटर होता है, जश्न मनाते हैं, किसी को मारते हैं, जश्न मनाते हैं। तो हाँ, हमें ये सोचना चाहिए कि शायद अगर ये काम पहले हो जाता, आज़ादी से पहले हो जाता, तो शायद वो 75 करोड़, 55 करोड़, 20 करोड़ जो भी थे वो भी बच जाते और शायद भारत का बंटवारा भी नहीं होता। इस तुष्टीकरण की राजनीति को भी हम अभी तक जो झेल रहे हैं ये भी शायद ख़त्म हो जाता, या होता ही नहीं, या थोड़ा बहुत होता। आखिर में यही कि
मोहनदास करमचंद गांधी गलत नहीं थे। ठीक उसी तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी भी एक महान थे, जिस तरीके से एक रावण महान था। लेकिन रावण ने कुछ गलतियां की जिसके कारण से राम ने उसे मार दिया, और राम रावण को मारने के बाद भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, ये हमने एक ऐसे इंसान को मार दिया है जिसके अंदर अच्छाई ज़्यादा थी, बुराई कम थी। लेकिन हाँ, उस बुराई के कारण मारना भी जरूरी था, और लोगों ने उस मौत पे जश्न भी मनाया, और आज भी हम लोग दशहरा मनाते हैं उसी खुशहाली में, उसी खुशी के कारण से। तो यही चीज़ नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी के साथ किया। जो काम राम ने रावण के साथ किया, वही नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी के साथ किया। मोहनदास करमचंद गांधी और रावण को हम एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी और रावण में दोनों में बहुत अच्छाइयाँ थी, लेकिन कुछ कमियाँ थी, जिसके कारण से त्रेता युग में राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। उसी तरीके से कलयुग में नाथूराम गोडसे ने जन्म लिया और मोहनदास करमचंद गांधी का वध किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहनदास करमचंद गांधी गलत हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी जहाँ तक सही थे, उनकी पूजा होती है, लेकिन नाथूराम गोडसे को भी वो राम वाला सम्मान मिलना चाहिए। रावण को भी सम्मान मिलता है, रावण की भी पूजा होती है, राम की भी पूजा होती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की पूजा हो, लेकिन जहाँ पे जो गलत है उसको गलत कहना होगा। उसी तरीके से आज के कलयुग में हमें नाथूराम गोडसे को भी और मोहनदास करमचंद गांधी को तो हम पूछते ही हैं, बहुत सारे लोग पूछते ही हैं, लेकिन हमें नाथूराम गोडसे को भी पूछना चाहिए। नाथूराम गोडसे को वो सम्मान देना चाहिए जो राम को दिया जाता है। हमारे भारत में जो रावण को सम्मान दिया जाता है, वो हम मोहनदास करमचंद गांधी को दें। आतंक समाचार यही अनुरोध करता है, यही चाहता है, और जो राम को त्रेता में सम्मान मिला था और जो आज तक मिलता है, आया है और आ रहा है और आता रहेगा, वही चीज़ नाथूराम गोडसे को देना चाहिए। हम यहाँ पे नाथूराम गोडसे को आखिरी में नाथूराम गोडसे को का संधि विच्छेद करना चाहते हैं। नाथू प्लस राम प्लस गॉड प्लस से। नाथू राम गॉड से। नाथू जो हैं वो राम गॉड जैसे हैं, नाथू जो हैं वो राम भगवान जैसे हैं। तो त्रेता के राम, कलयुग के नाथू राम, दोनों एक हैं, दोनों एक जैसे हैं। दोनों ने जो काम किया वो गलत नहीं किया, उन्होंने सही किया। हालांकि पछतावा दोनों को था, उन्होंने रावण को मारा तो भी उनको उतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि हमने एक महान पंडित को मार दिया, लेकिन गलत भी था तो लोगों का अनुरोध भी था और लोगों ने कहा और जश्न भी मनाया। उसी तरीके से नाथूराम गोडसे को भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो राम को मिला। तो नाथूराम गोडसे हमारे देश के लिए देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। बस यही है कि हमारे समाज को उनके प्रति एक सकारात्मक रवैया, एक ज्ञानात्मक रवैया अपनाना होगा और उन्हें सही तरीके से समझना होगा और उन्हें खुले मंच पे सम्मान देना होगा और हमें इस चीज़ को मानना होगा। तो आज के विस्फोट में, आज के इस अंक में, इस विश्लेषण में, नाथूराम गोडसे के विश्लेषण में इतना ही। अगले अंक में फिर हम किसी और मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को वंचक नमस्कार।